सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। लाहौर स्टूडियो में हूं मैं, मेरे साथ साबर शाह साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी, एनालिस्ट और पाकिस्तान की जो सियासत है उसकी नब्ज़ पर उनका हाथ है। इस्लामाबाद से मेरे साथ हमारे बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के रेजिडेंट एडिटर जनाब राना ताहिर साहब हैं। और आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, एक तो वो मौजू है जिसने पिछले 4-5 हफ़्तों से पाकिस्तान को पूरा अपने ग्रिप में लिया हुआ था और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये कहना पड़ा अदालत में कि एक मुल्क में हिजानी कैफियत तारी हो गई थी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत का। एक केस आया और फिर पूरा पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हो गया और उसके बाद फिर जो उस दौरान जो परसेप्शन बना, जिस तरह मीडिया पे चीज़ें रिपोर्ट हुई, एक ये तासुर आ गया कि जनाब शायद पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो तैनातियाँ हैं वो तो किसी कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक हो ही नहीं रही, वहाँ पे तो कोई कानून ही नहीं है और ये अपने आप को एक्सटेंशंस दे रहे हैं और इसमें कोई बहुत बड़ा लक्यूना है। और फिर ये आया जी कि वो पार्लियामेंट तय करे इस मामले को, यानी वो जो कुछ भी किसी के मुँह में आया उसने बोल दिया और जो कुछ किसी ने समझा उसने छाप दिया। मकसद उसका एंड तो जो भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसका जो एंड पॉइंट था वो ये था कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज जो हमारी हिफाजत के लिए जानों का नजराना देते हैं, एक उनके बारे में एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई जिसका फ़ायदा यकीनन दुश्मन को ही हो सकता है, पाकिस्तान में किसी को नहीं हो सकता था। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अवाम अपनी फ़ौज पर एतमाद करते हैं, इसलिए वो जो एक साइबर वॉरफेयर थी उसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपके साथ जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा ही मामला पड़ोसी मुल्क में भी आया। उनकी आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला था और उन्होंने उसको किस अंदाज से हैंडल किया, ये मैं कंपैरिजन आपको करूँगा। भारत भी एक डेमोक्रेसी है, हम भी एक डेमोक्रेसी हैं। हमारे यहाँ जो लोग इस वक्त भारत की मिसालें बना के पेश करते हैं चीज़ों को, उनके लिए ख़ास तौर पर ये है, मेरे हाथ में ये वो नोटिफिकेशन है इंडियन गवर्नमेंट का जो उन्होंने जारी किया। ये एक SRO है 17E, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जारी किया। यानी वहाँ पर आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ना किसी यानी उसकी एक्सटेंशन के लिए ना किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत है, ना किसी सिंपल की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नोटिफिकेशन किया है, उसकी पहली लाइन ये है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 191 ऑफ द आर्मी एक्ट 1950, 46 ऑफ 1950, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द आर्मी रूल्स 1954 पीरियड। और उसके आगे उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको आगे एक एक लाइन उसकी पढ़ के मैं सुनाता हूँ। तो यहाँ पर क्यों बनाया गया ये मामला कि जी ये आईनी इसमें तरमीम होनी चाहिए। वो बहुत सारे हमारे वकील जो हैं हमारे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स होते हैं, उन्हीं की एक्सटेंशन है, तो अपनी लीडरशिप के मफाद के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। यहाँ पर बड़ी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर करप्शन में, जेलों में हैं, अपना माल बचाना चाहते हैं, अपनी सेंटेंस ख़त्म कराना चाहते हैं, तो एक उन्होंने समझा कि ये सियासी ब्लैक मेलिंग का एक मौका आ गया है, तो बस इसको अब यही कहें कि जी इसके लिए तो आइनी तरमीम की ज़रूरत है। और जब सिर्फ सिंपल लेजिस्लेशन की बात आई तो हुकूमत के अलाइज जो हैं, क्योंकि हुकूमत के पास सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, उन्होंने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। मकसद इतने अहम जो एक हमारा मसला है सलामती का, जो तैनाती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की या उसकी एक्सटेंशन है, जिसका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी से है, ब्लैकमेलिंग एंड ब्लैकमेलिंग, ये रवैया है हमारी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो मैं इसी पर सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूँगा, बाद में जो दूसरी पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारी, वो नैब ऑर्डिनेंस के फॉल आउट और पता नहीं क्या कुछ है, उस पर अब बात करेंगे। शाह साहब,
आपने, आपका बड़ा तजुर्बा है, आपका एक ख़ास जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप दुनिया के जो मुख्तलिफ सिस्टम हैं उनको कंपैरिजन करते हैं और आपको बिल्कुल उस चीज़ का अदराक और इल्म है। ये मेरे सामने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो 28 दिसंबर 2019 को, आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने जारी किया, और अपने आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें उन्होंने तौसीह की क्योंकि वो ख़त्म हो रही थी। सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रूल्स में तरमीम की और ये मामला वहाँ पर हो गया। पाकिस्तान में एक तो ये जो सारा शोर शराबा, और दूसरा ये जो फैसला है इसने एक डायरेक्शन नहीं दे दी। अब ये मसला हल नहीं हो गया कि आईनी तरमीम और फलां चीज़, इन चीज़ों की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट नीड्स टू अमेंड सिंपली द रूल। समी साहब, बात यह है कि अगर आप खुली बात करने की इजाज़त दें जी, इसी इमरान खान की हुकूमत में कोई कानून पास नहीं हो रहा था लेकिन बजट पास हो गया। नवाज शरीफ साहब बहुत खिलाफ थे, फ़ौज के डॉन लीग्स भी आपके सामने, दीगर चीज़ें भी सामने। जब मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सामने आया, पेशावर पर बच्चों पर जो हमला हुआ और 100-125 से ज़्यादा बच्चे शहीद हुए, तो मिलिट्री कोर्ट्स पे बिल आखिर असेंबली से मंजूर हुई। अभी भी अगर आर्मी चाहेगी तो ये ना सिर्फ इसको मंजूर करेंगे बल्कि तालियां भी बजाएंगे। मकसद सिर्फ ये है समी साहब, इतनी खुली बात करने का कि अगर तो हमारे यहाँ इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इतने खौफनाक मामलात ना हो, और अगर हर मौके पर सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, इलेक्शन करवाना हो, ये फ़ौज को ना बुलाते हों, तो मैं ये कहूँगा कि ये फ़ौज का काम नहीं कि वो सियासत में हिस्सा ले। हर काम में तो ये फ़ौज को बुलाते हैं, हर काम में फ़ौज का हिस्सा है। लेकिन शाह जी, अभी तो सियासत फ़ौज की डिस्कस नहीं हो रही। अभी तो डिस्कस ये हो रहा है कि एग्जेक्टिव के पास एक इख्तियार है। भारत ने जो कुछ किया उसने साबित कर दिया, वो भी एक डेमोक्रेसी है। आपको एक छोटी सी गुजारिश करूं जी कि आप हमारे यहाँ ये जो फ़ौज की डोमिनेंस और इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ की डोमिनेंस, इसकी बुनियाद पहले दिन से पड़ी हुई है। जनरल मैसरवी हमारे पहले आर्मी चीफ थे, जनरल ग्रेसी दूसरे थे। इन्होंने कायदे-आज़म के अहकामात मानने से इनकार किया। वल्लाह आलम क्या मुहर्रकात थे मैं नहीं जानता, इसमें ब्रिटिश एम्पायर मुलव्वस था या हमारे ही कुछ सियासतदान मुलव्वस थे कि कायदे-आज़म जो फाउंडर ऑफ नेशन थे उनके अहकामात नहीं माने। अगर जनरल इफ्तिखार प्लेन जहाज़ के हादसे में शहीद ना होते तो अयूब खान की जगह वो आर्मी चीफ होते, और फिर अयूब खान ये वो सब कुछ ना करते। फिर लियाकत अली खान के ख़िलाफ़ जनरल साहब एक थे, उन्होंने भी साजिश भी की हुकूमत उलटने की। आपकी बात सही है, इंडिया में ये नहीं हुआ। नहीं, अगर इसका इससे ताल्लुक नहीं है, वो तो अमेरिका को अगर हम देखें तो 100 साल पहले पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ था, अब तो वो नहीं हो रहा। बात ये नहीं है, ये जो आपने जिस हिस्ट्री का जिक्र किया वो अपनी जगह पर एक फैक्ट है और वो मौजूद है। हम बात कर रहे हैं आज की। अब पिछले 10 साल में, 8 साल में, 15 साल में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो उस तरह फ्रंट पे तो नहीं है जिस तरह पेंटागन अमेरिका की जो डिफेंस पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करता है। जिस तरह भारत की जो फ़ौज है, उनकी जो इंटेलिजेंस है वो सारी की सारी भारत की खारजा पॉलिसी को और उनके सिक्योरिटी के मामलात को फ्रेम करने में भरपूर इनपुट देती है और उन्हीं लाइंस पर वो गवर्नमेंट चलती है आगे। हमारे यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा। आप अमेरिका में रहते हैं समी साहब? नहीं, पाकिस्तान में रहता हूँ। नहीं, अब मतलब आप, मैं रहता रहा हूँ लेकिन अभी तो मैं तो 1-2 दफ़ा ही गया हूँ। आप मुझे इस बिट से बेहतर जानते हैं कि जब अहम मामलात होते हैं तो पेंटागन, CIA और मुल्क का सदर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ कांग्रेस और इवन उनका मीडिया, आप जानते हैं कि वो एक पेज पे होते हैं। हमारे यहाँ तमाशा लगाने की आदत है, कहीं नअहली कहीं तमाशा। और मैं आपको एक बात बताऊँ समी साहब, ये क्यों लगता है तमाशा? पिछले 11-12 वजह क्या है, तमाशा क्यों लगता है? मेरे 11-12 साल से ये जो सो कॉल्ड नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, कभी मेमो गेट आ जाता है, कभी ISI के ख़िलाफ़ ये साजिशें शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं जो चीज़ें समझ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, ये काम अब ज़्यादा दूर नहीं है कि लोगों को अपना किया भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के पीछे इंडिया की भी आशीर्वाद हासिल है लोगों को, अमेरिका की आशीर्वाद है, यहाँ यूरोप की आशीर्वाद है, नेटो की आशीर्वाद है। यार आप क्या तमाशा लगा रहे हैं? आपको नहीं पता कि ईरान के साथ भी हमारे मसाइल चल रहे हैं या चलते रहे हैं बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल हैं, चीन के साथ हिमालय जितनी ऊंची दोस्ती हो, सब ठीक है। वो दोस्ती की भी कुछ शराइत हैं, कुछ सिलसिले हैं, कोई इतनी आसान दोस्ती नहीं है वो। और इधर भारत इतने मसाइल में को घिरा हुआ मुल्क हो, जिसका GDP 3-3.5 अरब डॉलर हो, जिसकी एक्सपोर्ट ना बढ़ रही हो, जहाँ गुर्बत बढ़ रही हो,
जहां कानून नाम की चीज़ ना हो, जहां इंसाफ की ये पोजीशन हो जो आपके सामने है कि बड़े लोगों का केस शाम को लगता है और हफ्ते को भी फैसला होता है, गरीब आदमी जेल में मर जाए उसका फैसला नहीं होता। तो मैं ये आपको बताऊं कि मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूं फ़ौज का, लेकिन इन सब हालात को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि फ़ौज इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है, उनका इदारा मजबूत है। और समी साहब, ये मुझे जमहूरियत के अब लेक्चर नहीं चाहिए। अगर ये जमहूरियत है तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ठीक हो, मुझे कोई ऐसा लेक्चर मत दीजिए कि जो आदमी यहाँ आता है काउंसलर से वजीर आजम तक, उसके ऊपर करोड़ों से खरबों रुपए के इल्जाम, माफिया बने हुए हैं। ये क्या तमाशा है? 3-3 महीने लोग अंदर रह रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, 3 महीने कोई अंदर है, फिर बाहर आ रहे हैं, जमानतें भी हो रही हैं। अब एहसन इकबाल अंदर गया, वो बाहर आएंगे तो कोई और चला जाएगा, फिर ख्वाजा आसिफ चले जाएंगे, फिर उस्मा बुखारी को नोटिस आ जाएगा, कल इमरान हुकूमत में नहीं होंगे, इनके लोगों की बारी लग जाएगी। और पैसा कहाँ गया? वेयर इज द रिकवरी? ठीक हो गया। मैं बिल्कुल आपका ये पॉइंट, राना ताहिर साहब को मैं इसमें गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूँ। राना साहब, ये जो भारत में एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात हैं, जिस तरह उसको एक्सेप्ट किया गया और वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं हुआ, यहाँ पर जिस अंदाज में अपोजिशन ने इसको प्ले अप किया, मैं कहता हूँ कि जिस अंदाज में कोर्ट्स ने भी इसको टेकअप किया, जिस तरह से मीडिया ने इसको लिया एग्जेक्टिव के इख्तियारात के हवाले से, तो हमें ये बिल्कुल एक वाज़ेह मैसेज मिला है डेमोक्रेसी में भारत के अंदर कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है, उसकी जो तैनाती है, वो एक इतना अहम सेंसिटिव मामला है कि वो इख्तियार सारे का सारा एग्जेक्टिव के पास है। तो पाकिस्तान में ये शोर क्यों हुआ और एग्जेक्टिव ने इस पर असर्ट क्यों नहीं किया कि ये उनका इख्तियार है? जी समी साहब, शुक्रिया भाईजान। बात यह है कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में भी जो 72 सालों से एक तरीका राज था, उसके बारे में पहली मर्तबा सवाल उठाया गया। आज आपने ये जो नोटिफिकेशन दिखाया है इंडियन गवर्नमेंट का कि उन्होंने सिंपल रूल्स में तब्दीली करके कहा कि आर्मी चीफ को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को वो जितनी मर्तबा चाहें एक्सटेंशन दे सकते हैं गवर्नमेंट वाले, और वो 65 साल की उम्र तक उन्हें एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो समी साहब, ये चीज़ जो है, असल मसला क्या है हमारे मुल्क में, प्रॉब्लम क्या है, तकलीफ़ क्या है? कुछ नाम नहाद दानश्वरों को और कुछ जो ये सियासतदान हैं जिन्होंने सिवाय, जो शाह साहब अभी बता रहे थे, इन्होंने सिवाय लूट मार के इस मुल्क में किया ही कुछ नहीं है। ये एक पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ शरंगेज़ी इनका महबूब मशगला है। समीन साहब भारत की जमहूरियत की ये बात करते हैं, इन्हें भारत बड़ा अजीज़ है। आप देखें कि आज वो परवेज़ रशीद FIA में पेश हुआ और वहाँ वो क्या गुफ्तगू कर रहा था कि ये पाकिस्तान में आप मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं कि वहाँ लोगों की आज़ादियाँ सलब की जा रही हैं, तो ये टेंपल रोड पर मेरी आज़ादी उसी तरह सलब की जा रही। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि मकबूजा कश्मीर में कई महीने से कर्फ्यू नाफज है, वो लोग जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये टहलता हुआ मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि जी मेरे साथ वो सलूक हो रहा है जो इंडिया में मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। समी साहब, ये लोग पाकिस्तान के खैर खा नहीं हैं। जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ये वही शख्स है परवेज़ रशीद जिसने, जो डॉन लीग्स का करता धरता था, और आज भी उसी तरह की शरंगेज़ी कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को देखें, वो कहते हैं जो कुछ मकबूजा कश्मीर के हवाले से इंडिया ने किया, 370 ख़त्म करके, हमने फाटा को साथ शामिल करके KPK में वही कुछ किया। ये किस कदर शर्मनाक बात है कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो 70-72 साल से समीन साहब जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, और पाक फ़ौज जो मुल्की सलामती की जामन है, जो शाह साहब जैसे बता रहे थे कि पाकिस्तान में कोई कुदरती आफत हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, हर जगह पर हमारे ये जवान आगे होते हैं, सरहदों पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और ये लोग डटाई और बेशर्मी से वैसे इंडिया की बात करेंगे। अब कोई इंडिया की बात नहीं करेगा कि वहाँ उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से क्या रूल्स में तरमीम की है। तो समीन साहब, ये ना कोई मसला था ना है, इसको जानबूझकर किया गया। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, एक दिन ये होता है, अगले दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस का फैसला होता है। ये सारी चीज़ें इनकी कड़ियाँ मिलाएं तो कहाँ जाएंगी? अच्छा, बिल्कुल आपने बात सही कहा शाह साहब। ये जो आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का मामला था, उसको बिला वजह एक मसला बनाया गया। जो पाकिस्तान में जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात हैं, उसके हवाले से एक ऐसी बहस शुरू कर दी गई जिसका जब हम इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और अब जो इंडियन एग्जेक्टिव ने किया है उसको देखते हैं, तो आप यकीन करें कि एक शर्म सी आ रही है कि वो जो पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के मीडिया में जो बात हुई, जिस तरीके से गुफ्तगू की गई और एक चीज़ को इस तरीके से पेश किया गया कि जिससे हमारे जो जवान हैं जो सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं वो क्या सोचते होंगे, हमारी मुसल्लह अफवाज के बारे में किस किस्म की चीज़ें की गई। यानी यहाँ तक कह दिया गया कि ये कोई कानून और कायदा ही नहीं है, ये तो सुकम है और इसको दूर करें और आप इसको ठीक करें। और फिर ऐसे ऐसे रिमार्क्स मीडिया में आए हैं कि जी आप भी आर्मी चीफ बन सकते हैं, सिविलियन आप भी आर्मी चीफ बन सकते हैं, कभी जर्नल रिटायर्ड नहीं होता, जो अननेसेसरी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं था। ये सब कुछ क्यों किया गया है? ये 5th जनरेशन वॉरफेयर हम इसे कह सकते हैं? मैं समझता हूँ ये उसका हिस्सा है। और आप माने ना माने, ये जो एक्सटेंशन का मामला हुआ, ये जो इस्तराब था, बेचैनी थी, इससे आर्मी के जवानों का मोरल बहुत डाउन हुआ। सोशल मीडिया पे वो तमाम बातें जो नहीं कहनी तो उसका फ़ायदा तो फिर दुश्मन को हो सकता है ना, अगर आर्मी के लोगों में ये बात जाए। वैसे तो जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है ना शाह साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम का हमारी आर्मी पर इतना एतमाद है, इतना भरोसा है। ये जो कुछ हो रहा था ना, आप यकीन करें, हमें जो अपने दूसरे इदारे हैं उनका भी बड़ा, मैं उनका जो एतमाद है या उनकी जो इज़्ज़त व तकरीम है, मैं उसका बहुत दिल में ख्याल रखता हूँ। इसलिए मैं वो चीज़ें जो मैंने लोगों से सुनी मैं वो नहीं दोहराना चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्मी के हवाले से, हमारे जवानों के हवाले से, जर्नलों के हवाले से, कमांडर के हवाले से पाकिस्तान के लोगों को मुकम्मल यकीन और एतमाद है और वो सीसा पिलाई हुई दीवार की मानद अपनी फ़ौज के पीछे खड़े हैं। शाह साहब, समी साहब, बात यह है कि इनके जो वार थे इंतहाई ख़तरनाक थे और हैं। कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे कि जो आर्मी और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का अंदरूनी सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि अगर वो कभी टूटा, खुदा ना करे, तो अंदर से टूटेगा, ये नहीं तोड़ सकते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, पाकिस्तान आर्मी की तो कहानियां बहुत कम आई होंगी सामने। आप जानते हैं कि अर्जेंटीना की फ़ौज और तुर्की की फ़ौजें बहुत ज़्यादा असर्टिव थी, बहुत ज़्यादा उनकी स्टोरीज़ थी और वो बहुत सारे ऐसे काम भी कर जाते थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए। जब ये फ़ौजें कमज़ोर हुई, तुर्की और अर्जेंटीना की, तो आप जानते हैं क्या हुआ, ये अंदर से कमज़ोर हुई थी। राना ताहिर साहब, अब जो कुछ हुआ है भारत में, उसके बाद गवर्नमेंट ऑलरेडी रिव्यू पिटीशन में तो जा चुकी है और एक लार्जर बेंच की भी दरख्वास्त उन्होंने की है। आप समझते हैं कि इस जो इंडिया ने जो कुछ किया है और जिस तरह एग्जेक्टिव ने वहाँ पर अपने इख्तियारात का एक्सरसाइज उनको किया है, पाकिस्तान में भी अब ज़रूरी है कि एग्जेक्टिव इसी तरह अपना इख्तियार इस्तेमाल करे और ये जो मामला है इसको मज़ीद इसको उछालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुश्मन तो यही चाहेगा कि ये उछले, मीडिया में आए, पार्लियामान में लोग इसकी बुनियाद पर ब्लैकमेलिंग करें और सब कुछ करें। क्या आप समझते हैं कि अब किस तरह इसको आगे मूव करना चाहिए? जी समीर साहब, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया है जो उन्होंने रिव्यू पटिशन दाखिल की है और उस पटिशन में वफाकी हुकूमत ने यह दरख्वास्त भी की है कि जो प्रोसीडिंग्स हों रिव्यू पटिशन की वो इन कैमरा रखी जाएँ और एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। देखें, अफवाज पाकिस्तान जो हैं, पाकिस्तान के अवाम दिल से मोहब्बत करते हैं अपनी पाक फ़ौज से। वो कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म की सूरत हाल हो, अपनी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं। अब ये मामला अदालत उज़्मा के सामने है। नए चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो उस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, लार्जर बेंच तश्कील देते हैं, कितने जजों का उसमें लाते हैं, ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन ये मामला जो है, मेरी ज़ाती राय है कि इसको अब देखें, ये वाक़तन जिस तरह इसको उछाला गया, ये किसी तौर पर भी मुल्की मफाद में नहीं था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। समीर साहब देखें, सिंपल आपने ये जो आज नोटिफिकेशन दिखाया, आप देखें ना क्या है उसमें। उन्होंने कहा कि जी हम रूल में ये तरमीम इसमें देखें ना, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। राना साहब मुझे इजाज़त दीजिए। जी जी राना साहब देखें, इसमें वो जो है ना, इन सब रूल फॉर द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड, नेमली provided that the central government may, if considered necessary in public interest, so to do, give extension of service to the Chief of the Defence Staff referred to in the explanation to clause A of sub-rule 5 for such period or periods as it may deem necessary, subject to the maximum age of 65 year, जो आप कह चुके हैं। अब इसकी explanation आ जाएं। For the purpose of this class, the expression general includes the Chief of Defence or the Chief of Army Staff
एज द केस में भी, यानी बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने, आर्मी चीफ हो या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, गवर्नमेंट 65 साल की उम्र तक जितनी चाहे एक्सटेंशन कर सकती है, और उसके लिए उन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आर्मी एक्ट जो था उसमें सिर्फ तब्दीली की। पाकिस्तान में भी आर्मी एक्ट मौजूद है, तो अब उसके लिए तो फिर ये जो कहना कि पार्लियामेंट को हम रेफ़र कर रहे हैं, पार्लियामेंट को फिर इस रेफरल का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो एग्जेक्टिव के इख्तियारात में है। और हमारी अदलिया भी बहुत सारे जो केसेस हैं वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट करती है, वहीं से हम भी उनकी मिसालें देते हैं। तो उसके बाद तो ये मामला ऐसा लगता है कि ये रिव्यू में इसको, ये जो पॉइंट्स हैं इसको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कंसीडर करेगी। राना साहब क्या कहते हैं, आपका क्या शमी साहब, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यकीनन वफाकी हुकूमत के वकला जो हैं वो भी जब सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से अपने दलाइल देंगे तो वो इस नोटिफिकेशन का भी हवाला देंगे। देखें, बात ये है शमी साहब कि ये भाईजान उन्होंने पार्लियामेंट को नहीं भेजा, उन्होंने कहा कि ये सीधा सीधा गवर्नमेंट का इख्तियार है कि गवर्नमेंट जब ये मुनासिब समझे जितनी दफ़ा चाहे 65 साल की उम्र तक तोसी कर सकती है। तो ये चीज़ जो मैं पहले अर्ज़ कर रहा था भाईजान कि ये मामला पाकिस्तान में, देखें हम किसी पे कुछ नहीं कहते कि क्यों ऐसे करते गए, लेकिन जो यहाँ पे माहौल बनाया जाता है, ये तल्ख हकीकतें हैं ना जिनसे आप शमी साहब, ये वही लोग हैं ना, मसाइल कौन खड़े करते हैं। देखें डॉन लीक्स क्या थी, ठीक है, पाक फौज को निशाना बनाना, नहीं ठीक है राना साहब मुझे ब्रेक पर जाना है। राना साहब मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं कि ये कौन लोग हैं और ये क्यों क्रिएट करते हैं। डॉन लीक्स का भी आप हवाला दे रहे हैं, और बेसिकली ये जो एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें अपने ही इदारों पर आप अपनी आवाम का एतमाद मजरू करने की कोशिश हो रही होती है, ये साजिश हो रही होती है, और यकीनन इसमें जो बेनिफिशरी हैं वो बैरूनी हाथ है। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपनी एग्जेक्टिव ने वहाँ की अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, तो अब हमें यह लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ हुआ वो अननेसेसरी था, वो नहीं होना चाहिए था, और पाकिस्तान के तमाम इदारों को आइन और कानून की पाबंदी करनी चाहिए, एग्जेक्टिव को असर्ट करना चाहिए था अपने इख्तियार के लिए। यहाँ पर छोटा सा एक वक्फा और वापस आते हैं तो इन्हीं मामलात पर और दीगर सियासी मामलात पर गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तजिया में मैं हूं समी इब्राहिम और मेरे साथ हैं साबिर शाह साहब और इस्लामाबाद में राना ताहिर साहब, और हम एक बड़ा अहम मसला जो है जो एग्जेक्टिव के इख्तियारात हैं उसके हवाले से इंडियन गवर्नमेंट का जो फ़ैसला है और वहाँ पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने तस्लीम किया है। पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेसी है, तो ऐसा लगता है कि हमारी जो एग्जेक्टिव है उसको भी असर्ट करना होगा, और अब अदालत उज़्मा में रिव्यू पटिशन फाइल्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि ये मामला उसी अंदाज़ में खुश असलूबी से तय हो जाएगा। चीफ़ एग्जेक्टिव के पास, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास आर्मी एक्ट के तहत ये इख्तियार मौजूद है कि वो जब चाहें आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यही किया है इंडियन एग्जेक्टिव ने, और एक तरह की गाइडलाइन दी है। वो जो हमें करना चाहिए था, जो हमारी एग्जेक्टिव को करना चाहिए था, वो शायद किसी वजह से नहीं हो सका, लेकिन इंडियन एग्जेक्टिव ने वो किया है। अब देखते हैं कि हमारा ये मामला किस तरह खुश असलूबी से तय होते हैं, क्योंकि अब इसके बाद वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही थी, वो जो सिंपल लेजिस्लेशन की बात हो रही थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की, बज़ाहिर उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। आगे चलते हैं, ये हमने डिस्कस किया, अब आगे चलते हैं। मैं साबिर शाह साहब से पूछूंगा कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस है, पिछले 4-5 दिनों से इसमें बात हो रही है, गवर्नमेंट बार बार ये कह रही है कि ये करेक्टिव मेयर्स हैं, और बेसिकली ये तो अपोजिशन की भी डिमांड थी। पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है, नून लीग भी ये कहती थी कि नैब वाले बहुत इज़्ज़तदार लोगों को तंग करते हैं, नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे। अब अगर इमरान खान साहब ने इसमें तब्दीली की है, बिजनेसमैन को और ब्यूरोक्रेट्स को इसमें से बाहर निकाला है, तो इसकी क्या वजह है, क्यों इतनी मुखालफत है? ये समी साहब, इमरान खान करेक्टिव मेजर लें ना लें, ऑर्डिनेंस लाएं ना लाएं, ये जो काम करेंगे उस पर तनकीद होगी, ये जो काम नहीं करेंगे उस पर भी तनकीद होगी। तो अब मुझे अपोजिशन की बात तो मैं सुनना ही नहीं चाह रहा, वो क्या कह रही। गुजारिश ये है कि अगर आपने करेक्टिव मेजर लेने थे तो जो शुरू में जब इमरान साहब आए तो बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी कि वो बिज़नेसमैन जिन्होंने कौम का पैसा खाया है
या वह ब्यूरोक्रेट जिन्होंने पैसा खाया वो पकड़े जाएंगे। कुछ पकड़े भी गए। अगर पकड़े गए थे तो फिर उनको पकड़ते ही रखते आप, फिर इस ऑर्डिनेंस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डैमेज हैज़ बिन डन। डैमेज हैज़ बिन डन। लोगों ने बहुत पैसा बनाया हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए में ये पैसा है समी साहब। ये सारे ऑफशोर कंपनीज के मालिक निकलेंगे, इन सारों की बाहर जायदादें निकलेंगी। और मैं एक और बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अर्ज़ करूँ, शायद किसी के कान में पड़ जाए और आप इस बात को मुझसे बेहतर जानते हैं कि जायदादें सिर्फ दुबई, लंदन और अमेरिका में नहीं होती। यार को पागल है कि एक जगह बदनाम है वहीं जायदाद बना ले। ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स का नाम बहुत कम लोगों ने सुना, और फिर सुना हुआ था ये पनामा केस से पहले। देखिए मोनाको, लिंचेस्टाइन, लुक्समबर्ग, ऑस्ट्रिया, बेतहाशा ऐसी जगह हैं जहाँ पे, पुर्तगाल, इसी तरह आप जाएं ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो अब इमिग्रेशन दे रही हैं, आप जाके चेक कीजिए। मेरा दावा है, मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा, खरबों रुपए की जायदादें इन्हीं लोगों की वहाँ पर भी हैं। वहाँ भी मिलने ये चला रहे हैं, वहाँ भी ये कंस्ट्रक्शन के काम भी कर रहे हैं, वहाँ ये बहुत कुछ कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। वहाँ किसकी नज़र नहीं पड़ रही, इवन CNN और AFP की नज़र भी नहीं पड़ रही, वहाँ से रिपोर्टिंग नहीं हो रही। तो पागल है समी साहब, दोबारा दुबई में जायदाद ले लेगा, कोई अमेरिका में ले लेगा। पैसा तो इनका रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ये अपोजिशन में रह के भी लूटते हैं। कैसे? कोई चंदा लेता है, सदका खैरात, कोई पॉलिटिकल फाइनेंस लेता है, कोई इधर उधर से पैसे पकड़ता है लॉबिंग करने के लिए। इनकी कमाई का ये ज़रिया है जो बड़े सालों से चल रहा है, 25-25, 30 सालों से 100 मिलें इकट्ठी। और ये जो ज़रिया है, ये काला पैसा इनको मिलता है। मैंने अर्ज़ किया है, ये सदका खैरात भी खाते हैं, इनको शर्म ही नहीं आती। शाह साहब वो तो सब कुछ है, आपकी बात बिल्कुल। ये पैसा वहाँ लग रहा है। नहीं, अब अगर जो डिमांड थी अपोजिशन की कि जी ये ड्रैकोनियन लॉ है, आर्मी चीफ ने एक ने बनाया था, डिक्टेटर ने, और इसको वो ख़त्म करना चाह रहे थे सियासतदानों को, अपनी मुखालफत को। अब अगर उसको करेक्ट किया गया तो इस पर इतराज़ है बहुत ज़्यादा। राना ताहिर साहब, ये अब इतराज़ किस बात पे है? ये तो इनका मुतालबा रहा है कि जी नैब आप अपोजिशन के को ट्विस्ट करने के लिए, उसको दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अब अगर उसकी ताकतों में कुछ कमी की गई है तो क्या प्रॉब्लम है इनको? शमी साहब देखें, बात यह है कि इन्होंने मुखालफत बराए मुखालफत करनी है, अंदर से ये खुश हैं, ये चाहते ये हैं। कल का बिलावल भुट्टो का बयान देखें, वो चाहते ये हैं कि ये उनके साथ बैठकर कुछ और मामलात जो हैं वो भी हल कर दें। इनका प्रॉब्लम ये है, ये चाहते हैं कि ये नैब आर्डिनेंस में मज़ीद तरमीम करके जो थोड़ा बहुत काम रह गया उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। ये देखें समी साहब, मैं आपको एक गुजारिश करूं भाईजान कि नैब वाले पहले भी जिन मामलात का जिक्र किया गया है इस ऑर्डिनेंस में, नैब वाले पहले भी उनकी तरफ नहीं देख रहे थे। आप देखें ना, टैक्स के कितने केस नैब वालों ने लिए हैं पिछले 10-15 सालों में, कोई भी नहीं। वो तो नहीं देख रहे, बिल्कुल कोई भी नहीं। बल्कि और जो बिजनेसमैन थे उनके लिए कमेटी बनाई हुई थी, चेयरमैन, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा हुआ सिवाय आहद चीमा और फवाद हसन फवाद के कोई भी नहीं पकड़ा हुआ। तो वो तो देख ही नहीं रहे थे उन केसेस को। ये जो सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल जो देखें, ये गैर ज़रूरी तौर पर मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब से ये तरमीम करें। लेकिन अगर कर दी गई है, चलें ठीक है, जैसे आपने कहा कि भाई अब आप और क्या चाहते हैं, अपोजिशन वालों से कोई पूछे कि इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं। इनका समी साहब हो क्या रहा है, इनके अंदर है क्या चीज़। आज आप बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू सुने ना, क्या कह रहे हैं वो कह सॉरी कि अगर MQM PTI की गवर्नमेंट में शामिल हो जाए तो वो तो गलत है, वो तो बड़े बुरे लोग हैं। अगर आज बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी मैं MQM को सिंध हुकूमत में शमूलियत की दावत देता हूँ कि वो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएं, इमरान खान को हटाने में हमारा साथ दें, तो वो सिंध में उतनी ही वजारतें ले लें, तो समी साहब ये क्या बंदर बांट करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान को क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो साहब के? इनके बाप दादा की कोई जागीर है ये पाकिस्तान के? जिस तरीके से चाहें ये करते रहें। इनका असल एजेंडा जो है वो वही है कि जो अरबों खरबों रुपया कौम का लूटा है, पर ये आप वो उसको बचाना चाहते हैं। जी भाई साहब, ये मुझे लगता है आप यहाँ पे थोड़ा सा एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को मिक्स कर रहे हैं। अगर किसी जमात को ये कहना कि आप हमारे साथ आ जाएं तो हम आपको इतनी वजारतें देंगे, ये तो पॉलिटिकल एक मैनूवरिंग है, मैनिपुलेशन है। ये तो सियासी जमातें एक दूसरे के साथ इसी तरह देती हैं, हुकूमतों में हिस्सा दे के लेके, लेकिन इसका उससे तो ताल्लुक नहीं है। वो तो बिल्कुल एक इंटायरली डिफरेंट मामला है। ये MQM पर क्या इल्जाम लगाते हैं पीपल्स पार्टी वाले? MQM के बारे में पीपल्स पार्टी क्या कुछ कहती रही है?
अभी जब इमरान खान के साथ शामिल हुए, वो तो अल्ताफ हुसैन के हवाले से था। नहीं, उन्होंने इस MQM के बारे में समी साहब पिछले 1 साल में के हवाले से था। नहीं, इस MQM के बारे में पीपल्स पार्टी बहुत कुछ कहती रही है। राणा साहब, वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या कहते रहे हैं आपस में, वो तो नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या कहते रहे हैं, और अभी इमरान खान साहब के साथ कुछ अलाइज ऐसे हैं, उनके बारे में वो क्या कुछ कहते रहे हैं, शेख रशीद के, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो हर एक के बारे में है। इसको तो अगर हम म्यार बनाएंगे तो फिर तो चल ही नहीं सकते। क्यों शाह साहब, ये तो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है कि आप हमारे साथ आ जाएं और वजारतें ले लें। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो इनकी एक डिमांड थी कि जी ये नैब इस्तेमाल हो रही है अपोजिशन को दबाने के लिए, अगर उसमें से वो चीज़ें अब निकाल दी गई हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाता था, तो अब अपोजिशन को क्यों एतराज़ है? मेरा सवाल तो शाह साहब ये है, अगर आप इसका मुझे कोई रीजनिंग अगर को बता सके तो। समी साहब करतूतें ये करें, रीजनिंग मैं दूँ। देखिए, अगर मुनाफकत, बेशर्मी और बगारती का नाम पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। कोई रीजनिंग इनसे लेता ही नहीं। यहाँ 52% वोट लोग जो हैं वो वोट नहीं डालते। मुझे समझ नहीं आती है, अगर लोग समझते हैं कि यहाँ कोई इलेक्शन फेयर नहीं होते या ये लोग ठीक नहीं है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता मैं ये बात कहूँ कि लोगों को वोट ही नहीं डालना चाहिए। ये बेशर्म लोग हैं। अब ये लड़काना से हारे हैं पीछे आपके सामने पीपल्स पार्टी। वो सीट हमेशा ही हारते हैं। इन्होंने लड़काना को पेरिस तो नहीं बना दिया। नहीं, वो नहीं है। लेकिन ये सीट जिसका पर्टिकुलर जिक्र कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा हारती है वो तो सीट। फिर अगर मेरी बात सुनिए, अगर फिर अगले साल 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी इलेक्शन हो, अगर ये फिर सिंध में हुक्मरान आ गए तो आप सिस्टम को ब्लेम नहीं करेंगे। खरबों रुपए के बजट जा चुके हैं सिंध, समी साहब, खरबों रुपए के। ठीक है, सेम गोज फॉर बलोचिस्तान, पंजाब एंड KP। वो बजट गए कहाँ हैं? विल यू लाइक टू कैलकुलेट देम? आइए मैं आपको कैलकुलेट कराता हूँ। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। मुझे साकिब निसार साहब याद आ रहे हैं फरियाल तालपुर साहबा के हवाले से, जब ये एक मुकदमे का चल रहा था, करप्शन का मुकदमा लाड़काना में जो फंड्स थे उनके हवाले से, तो ये कहा था जनाब साकिब निसार साहब ने कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है, यानी करप्शन इतनी हुई कि कुछ भी नहीं छोड़ा। नाजरीन, छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सियासी सूरत हाल, ब्रेक पर जाने से पहले जो MQM को ऑफ़र लगाई जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने, उसकी हम उस पर गुफ्तगू कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत को वो गिराना चाहते हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस करना चाहते हैं, और MQM से कहा है कि अगर हमारे साथ आ जाएँ तो जो वजारतें आपको PTI ने दी हैं वो वजारतें हम आपको दे सकते हैं। शाह साहब, अमूमी तौर पर आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो ज़्यादा इख्तियारात हैं वो सूबाई हुकूमतों के पास हैं, और MQM पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर एक इलाकाई जमात है। कराची में जो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो उनके साथ है। तो अगर हम देखें तो ज़्यादा जो उनके मसाइल हल कर सकती है जमात, वो तो सूबाई हुकूमत है। तो उनका पीपल्स पार्टी के साथ वहाँ पे अलायंस जो है पॉलिटिकल, वो आपको नेचुरल नज़र नहीं आता? समी साहब, इनके अलायंसेस आप जानते हैं मुफादात की बेस पे होते हैं सभी के। नेचुरल अलायंसेस होते ही नहीं है। इवन राइट विंग की पार्टीज हों, लेफ्ट विंग की पार्टीज हों, दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस अमंगस देम। इनका कोई आइडियोलॉजी है कोई नहीं, कोई असूल है कोई नहीं। सो अलायंसेस जब भी फोर्ज होते हैं, और अगर कोई बीच में कोई दूसरी ताकत आती हो तो मैं कह नहीं सकता। आपने बात की थी जस्टिस साकिब निसार की, मुझे इजाज़त है कि मैं भी थोड़ी सी बात कर लूँ। चीफ जस्टिस साकिब निसार अब सीट पे नहीं है, अब वो रिटायर हो चुके हैं। ऐसे मौके पे तो तनकीद बनती है, लोग करते हैं, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, और जस्टिस खोसा साहब से बहुत मायूस हूँ। कम से कम एक काम, स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचाई हुई है, लोगों को लूट रहे हैं बच्चों की तालीम के नाम पे। साकिब निसार साहब ने इनकी फ़ीसें कम की, हम भी उसके बेनिफिशरी थे, चाहे वो चंद हज़ार ही हो। खोसा साहब ने कुछ भी नहीं किया। मैं चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को देखते हैं वो करते कि नहीं करते। शमी साहब, जो लोग हैं और उनके बच्चे हैं ये भी करोड़ों की तादाद में बनते हैं, सो उनकी बात क्यों ना करें। लूट मचाई हुई, क्योंकि ये जो प्राइवेट स्कूलों के मालिकान हैं ये भी पॉलिटिकल फाइनेंसियर्स हैं, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है। ये इनकी भी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करते हैं। ये कई जमातों के सरबराहों से इनके ताल्लुकात हैं। शमी साहब, जिस दिन पॉलिटिकल फाइनेंस यहाँ पे ऑडिट होने शुरू हो गए, और वो दिन करीब है, ये मैं आपको बताऊँ, जिस तरह की खिचड़ी मची हुई है, जिस तरह का सिस्टम को जैम करने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी जमातें,
ये जिस दिन पॉलिटिकल फाइनेंस ऑडिट हुए कोई भी पार्टी नहीं बचेगी। मैं आपको बताऊं, 2 टांगे की पार्टी भी नहीं बचेगी। सही कह रहे हैं आप। चंदों पे चलने वाले लोग हैं। ये बदमाशी से पैसे लेते हैं, भत्ता लेते हैं, एक्सटॉर्शन लेते हैं, लॉबिंग के नाम पे पैसे लेते हैं, 2 नंबरी और 2 नंबरों को ये प्रमोट करने के पैसे लेते हैं। इनकी पॉलिटिकल फाइनेंस चेक तो कोई करे, 30-30 साल से हुआ क्या है। बिल्कुल सही। यहाँ ये भी ये लॉ आ जाएगा इंशाल्लाह, जिस तरह अमेरिका में है, लंदन में है। मैं एक बात कर लूँ, आप राना साहब की तरफ फिर चले जाइएगा। आप जानते हैं कि 10 से 15 अरब डॉलर का अमेरिकी इलेक्शन होता है। लोग उसमें कैंपेन में पैसा भी देते हैं, लीगली सारा कुछ होता है, बड़े लेविश खर्चे होते हैं। आज तक आपने वो कौन सा स्कैंडल सुना है जिसमें आप कहेंगे जी कि किसी सदर ने या किसी हारने वाले या जीतने वाले सदर ने इतने पैसे पकड़ के अपनी जेब में डाल लिए थे? कभी ऐसा हुआ? इट इज़ सो ट्रांसपेरेंट। ये है सोसाइटीज़ की पहचान। 10 से 15 अरब डॉलर का एक इलेक्शन होता है। समी साहब, दुरुस्त है आपकी, ठीक है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। राना ताहिर साहब, एक बिलावल भुट्टो का जो बयान है, जो MQM को उन्होंने जो ऑफ़र लगाई है, इससे एक चीज़ तो लगती है कि अब बिलावल भरपूर अंदाज में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को वो गिरा दें, और जमहूरी अंदाज में। समी साहब देखें, जमहूरियत और बिलावल भुट्टो और उसके अब्बाजान एक दूसरे की ज़िद हैं। ये जो उन्होंने शोशा छोड़ा है, ये ऐसे ही शोशा एक प्रेस में अपनी बात को ज़रा उन्होंने कहा नुमायाँ होकर छप जाएगी, नशर हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मैं गुफ्तगू कर दूं। वहाँ पे वसीम अख्तर साहब आए हुए थे तो उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया। मसला ये है समी साहब, मैं बात करूं, पाकिस्तान में जो जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है ना, ये वडेरे और जागीरदार हैं। आप क्या समझते हैं कि ये लोग अपने इलाकों में मुनसफाना इलेक्शन होने देते हैं? किसी हारी की मजाल है कि इनके खिलाफ वोट दे जाए? जो कुछ ये पुलिस के ज़रिए वहाँ सिंध में करवाते हैं लोगों के साथ, उसके बाद कौन इनके खिलाफ वहाँ पे वोट देगा? वो तो लोग बड़े अजीम लोग हैं जो इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जो आप लाड़काना की सीट की बात कर रहे हैं, पूरी इंतज़ामिया की भरपूर मुदाखलत के बावजूद लोगों ने पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी वहाँ पर। तो ये समी साहब, बात ये है कि ये अब ना इसी तरह की बैसाखियाँ ढूंढते रहेंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी, अभी आप देखें, अभी आपने साकिब निसार साहब की बात की, ये जो जाली बैंक अकाउंट केस था समी साहब, ये कितने अरसे से कराची में लगा हुआ था। तो साकिब निसार साहब ने, जो बेंच साकिब निसार साहब की सरबराही में बना था, उसने ये केस इस्लामाबाद मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, क्योंकि ये लोग वहाँ पे इतना असरअंदाज होते हैं। आप देखें, खुर्शीद शाह साहब की ज़मानत एहतसाब कोर्ट ने ले ली, जिनके पास इख्तियार ही नहीं था ज़मानत लेने का। तो ये किस तरीके से वहाँ मुकामी इंतज़ामिया पर, हुकाम पर असरअंदाज होते हैं। वक्त ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया। मुझे आप बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, वक्त ख़त्म हो गया, मुझे आपसे इजाज़त लेना है। इंशाअल्लाह कल फिर तजिया में मुलाकात होगी। नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।